તો સંસદના બજેટ સત્રના તારીખનું એલાન થયું છે। બજેટ સત્ર 31 થી 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે। ફેબ્રુઆરીમાં રજૂ થશે બજેટ સત્ર। તો બજેટ સત્રની તારીખો રજૂ કરવામાં આવી છે। 31 જાન્યુઆરીથી 31 ફેબ્રુઆરી સુધી આ બજેટ સત્ર ચાલશે। સંસદમાં બજેટ સત્રની તારીખનું એલાન થયું છે। તો બજેટ સત્રની તારીખો રજૂ થઈ છે। જાન્યુઆરી 31 થી લઈને ફેબ્રુઆરી 31 સુધી બજેટ સત્ર શરૂ રહેશે। તો ફેબ્રુઆરીમાં બજેટ રજૂ થશે। તો તમામ ધર્મોના સામાન્ય વર્ગના ગરીબ નાગરિકોને 10% અનામત બિલ લોકસભા પાસ થઈ ગયું છે। લોકસભામાં બિલ પર કુલ 326 સાંસદોએ મતદાન કર્યું, જેમાંથી 323 સંશોધનને સમર્થન કર્યું, જ્યારે 3 સાંસદોએ બિલનો વિરોધ કર્યો। એટલે કે અનામત આપનારું સંશોધન બિલ લોકસભામાં ઉપસ્થિત સભ્યોના 1/3થી વધુ બહુમતી સાથે પાસ થઈ ગયું છે। હવે બિલ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે। તો સરકારનું માનવું છે કે બંધારણમાં સંશોધન કરવાને લઈને આ નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવું સરળ નહીં હોય। કેટલાક વિપક્ષી દળ આ આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રદ કરવાનો દાવો કરી રહ્યા છે। તો સરકારને આશા છે કે આ કાયદા વિરુદ્ધ જનારાને કોર્ટ નકારશે। सदन के समक्ष नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ। हमें कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा इस सदन के भी कुछ सम्मानित सदस्यों ने भी बताया है कि कल पूर्वोत्तर में कुछ हिस्सों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर बंद के दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाएं असम, त्रिपुरा एवं मेघालय के कुछ स्थानों में रिपोर्ट की गई हैं। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, कि स्थिति आज पूरी तरह से नियंत्रित है, शांतिपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट में हमारी करंट सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बराबर दृष्टि बनी हुई है। हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में शांति बनी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए भी हम पूरी तरह से सचेष्ट हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी आवश्यक उपाय करेंगे। और आगे यदि आवश्यक हुआ तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मैं बैठक करूंगा। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार की नीतियों और हमारी नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप इन राज्यों की सिक्योरिटी सिचुएशन में अप्रत्याशित सुधार हुआ है तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। इस संबंध में हमने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी तथा इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट को सुदृढ़ बनाना, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तथा पूर्वोत्तर वासियों की कई लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को एड्रेस करना भी शामिल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में आपके तथा पूर्वोत्तर में जो कंसर्न हैं उनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। उपसभापति महोदय, इसको लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ लोगों के मन में शायद कुछ आशंकाएं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ असम में रह रहे माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है। हजारों की संख्या में माइग्रेंट्स देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर भी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस समय रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे
जो हमारी सोच है वह यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं वहां इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद किसी भी इंडियन सिटीजन की तरह देश के किसी भी राज्य में रह सकें। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, या केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं होगी, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इल्लीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1979 और 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने लोकसभा में कल भी बताया तथा आज इस सदन को भी बताना चाहूंगा कि हमने असम समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि असम में एनआरसी के काम को पूरा करना, असम एकॉर्ड के क्लास 6 को लागू करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करना, और हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। उपसभापति महोदय, यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस यह हाई लेवल कमेटी 6 माह के अंदर ही देगी। असम की 6 कम्युनिटीज कोच राजवंशी, सूटिया, मोरन, मोटक, डायोहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमेंडेशन भेज रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की असम में सरकार क्यों न रही हो। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी 2016 को एक कमेटी का भी गठन किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29 दिसंबर 2018 को अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं एसटी कमीशन की भी प्राप्त कर ली है। हमारी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसके लिए संविधान संशोधन के लिए बिल आज संसद में पेश भी कर दिया है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन 6 कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट, राइट्स एवं प्रिविलेजेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मैं फिर से इस बात को उपसभापति महोदय दोहराना चाहता हूं कि 6 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने के साथ हम यह भी इंश्योर करेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं उनका उनके प्रिविलेज किसी भी सूरत में हर्ट न होने पाए, हम उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजंस करने के लिए कहा भी जा चुका है।